पीएफ है स्क्रीन पे? जी सर। ठीक है चलो। तो चैप्टर 4 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ये बात करता है पीएफ के बारे में कि एम्प्लॉय का, हर एम्प्लॉय का पीएफ कटता है, बॉस उसके सैलरी से काटता है और उतना ही रुपया अपने पॉकेट से जमा करता है, और एम्प्लॉय के नाम पे पीएफ डिपार्टमेंट में ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बोल के डिपार्टमेंट में जमा कर देता है। प्रोविडेंट फंड होता क्या है सर? एक टाइप का रिटायरमेंट बेनिफिट है। ये पैसा आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा। आपका बॉस अपनी जेब से आउट ऑफ पॉकेट और आपके सैलरी से भी एक सर्टेन अमाउंट क्रेडिट करता है और उस पैसे को पीएफ में जमा कर देते हैं। वही पैसा विथ इंटरेस्ट आपको रिटायरमेंट पे पीएफ डिपार्टमेंट देते हैं। ठीक सर, ये क्यों करना पड़ रहा है? बोला इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी एम्प्लॉय या वर्कर टू क्रिएट सेविंग्स। पैसा बचाना सैलरी में से सबके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस बहुत हाई है आज के डे टू डे लाइफ में। तो आप खुद से उतना सेविंग नहीं कर पाओगे रिटायरमेंट के लिए, ठीक बात है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कर दे कि आपका बॉस आपके सैलरी से पर्टिकुलर अमाउंट कट करेगा और उतना रुपया अपनी जेब से मिलाएगा और दोनों को जोड़ के सरकार को जमा कर देगा, तो आप कुछ कर नहीं सकते, ये कंपलसरी है, तो करवाना ही पड़ेगा आपको। तो आपका एक अच्छा खासा सेविंग जमा हो जाएगा जो आपको रिटायरमेंट पे विथ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इट इज बेटर टू डिडक्ट अ पार्ट ऑफ सैलरी बिफोर पेमेंट टू द वर्कर एंड डिपॉजिट टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। आपका बॉस काट के कहाँ जमा कर देगा? ईपीएफओ में। Whenever employee changes their job, saving does not get affected. क्यों? क्योंकि सर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर गवर्नमेंट में जमा किया है ना, ये पैसा खुद की जेब में तो रखा नहीं है। आप नए वाले एम्प्लॉयर को भी अपना जो अकाउंट नंबर है पीएफ का वो दे दो, वो भी वहीं जमा करता रहेगा। तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, भले ही आप जॉब छोड़ के दूसरा जॉब बदलो। आपको एक यूएएन नंबर मिलता है, यूनिक अकाउंट नंबर। जब आप ईपीएफओ में आपका बॉस पहली बार आपको रजिस्टर करता है तो आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, यूएएन नंबर। आप उस नंबर को अपने नए बॉस को दे दो। आप वेबसाइट पे जाके चेक भी कर पाओगे, ईपीएफओ का वेबसाइट पे जाके अपना यूएएन नंबर मार के कि मेरा कितना रुपया अब तक जमा हो गया और इंटरेस्ट कितना हो गया, उसके ऊपर सब डिटेल आप हर समय चेक कर सकते हो, आपका बॉस जमा किया है कि नहीं किया। एम्प्लॉय कैन विड्रॉ देयर अमाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप कभी भी इस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि रिटायरमेंट तक वेट करो। बट जनरली पीपल विड्रॉ मनी आफ्टर रिटायरमेंट, जनरली बोला है, कंपल्सन नहीं बोला है। यानी सर अगर मेरे को अभी मेरे पीएफ का पैसे का जरूरत पड़ गया, घर में इमरजेंसी है, आई कैन विड्रॉ, ठीक है। और ये जो पैसा जमा होता है इसको बोलते क्या है? प्रोविडेंट फंड। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, ये एक इन्वेस्टेड अमाउंट है, यानी आपका गवर्नमेंट भी इस पैसे को कहीं यूटिलाइज करता है, इसलिए गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी देता है। ये तो आपने पहले ही बात कर ली थी। अब सर क्या ये पीएफ कटना कंपलसरी है? बोलो आपको क्या लगता है? अमाउंट का लिमिट है सैलरी का, उसके नीचे अगर आपका सैलरी है ना तो आपका पीएफ कटेगा ही कटेगा, और अगर आपका उससे ज़्यादा सैलरी है तो अब आपके ऊपर है, आपका बॉस आपसे पूछेगा तुम पीएफ कटवाना चाहते हो कि नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है जो हाई सैलरी वाले लोग कोई ना कोई वे में अपना सेविंग का अरेंजमेंट कर ही लेंगे। गवर्नमेंट को टेंशन लो अर्निंग वालों का है, लो सैलरी वाले जॉब वालों का, ठीक। तो पीएफ दो नेचर का है, एक होता है कंपलसरी पीएफ, एक होता है वॉलंटरी पीएफ। एक होता है कंपलसरी पीएफ, एक होता है वॉलंटरी पीएफ। कंपलसरी पीएफ को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी पीएफ, जो कि ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के हिसाब से कंपलसरी है। ये जनरली स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है, ठीक है। और
प्राइवेट के लिए भी होता है, वो सैलरी वाला लिमिट को देखती है। ठीक है। वॉलंटरी पीएफ 3 टाइप का है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और ये कंपल्सरी पीएफ मोटा मोटी सेम बात करें। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या है? एक प्राइवेट फंड है, तुम्हारा बॉस रेडी कर रही है, मेंटेन कौन कर रहा है? मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, नॉट कवर्ड अंडर पीएफ एक्ट। वो एक अपना एक स्कीम बनाया गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके और उस स्कीम में पैसा डालते जा रहे हैं। गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही लिया है, वो गवर्नमेंट में रजिस्टर किया है खुद को, लेकिन पीएफ एक्ट में कवर्ड नहीं है। वो गवर्नमेंट को जमा नहीं कर रहा है, वो पैसा गवर्नमेंट को जमा करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी पीएफ। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? वो एक अलग से फंड क्रिएट कर लिया, कोई टाइप का इन्वेस्टमेंट LIC वगैरह कहीं पर, और वहां वो फंड जमा किया जाए। इसको गवर्नमेंट फंड नहीं बोलेंगे, मतलब लास्ट में तुमको सरकार नहीं देगा ये पैसा, लेकिन गवर्नमेंट ये जरूर देखेगा कि ये पैसा सिक्योर्ड है और तुम्हारा बॉस तुमको दे ये पैसा। मतलब स्टैट्यूटरी पीएफ सर गवर्नमेंट देता है मेरे को, क्योंकि मेरा बॉस कहाँ जमा कर देता है? गवर्नमेंट में। लेकिन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर एक स्कीम बनाया प्राइवेट फंड टाइप का, जहां वो पैसा जमा करता रहेगा। ये गवर्नमेंट फंड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ये बात का ध्यान रखेगा कि तुम्हारा पैसा सिक्योर है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या है? सर नाम ही से मीनिंग है, ये भी एक प्राइवेट फंड है जो कि बॉस मेंटेन कर रहा है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल नहीं है, यानी यहाँ पैसे का कोई गारंटी या सिक्योरिटी नहीं है। पीपीएफ क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड या प्राइवेट प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं। अरे सर मेरा बॉस नहीं काट रहा है ये पैसा, मेरे हाथ में जब मेरा सैलरी आ जा रहा है, उसके बाद मेरा बॉस मेरे को जो सैलरी दे रहा है उसमें से थोड़ा पैसा हम खुद ही कोई बैंक में या कोई इंश्योरेंस सेक्टर में पीएफ के नाम से ही एक अकाउंट खोल के जमा कर रहे हैं हम खुद। मेरा बॉस काट लिया, मेरा बॉस डाल दिया पीएफ में पैसा, उसके अलावा जो मेरे हाथ में सैलरी आया, हमको लगता है बॉस जो पीएफ क्रिएट कर रहा है बहुत कम है, रिटायरमेंट पे ये 15-20 लाख रुपए से क्या होगा आज से 20 साल बाद? कुछ नहीं, है ना? तो हमको क्या लग रहा है? सर आप अपना हाथ में जो सैलरी आ जा रहा है ना इन हैंड, उसमें से थोड़ा पैसा LIC में, अदर कोई इंश्योरेंस एजेंसी में या बैंक में प्रोविडेंट फंड के नाम से एक अकाउंट खुलवा के जमा कर रहे हैं। बैंक वाले भी ये स्कीम देते हैं, LIC वाले भी ये स्कीम देते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर वाले भी ये स्कीम देते हैं कि आप प्रोविडेंट फंड के नाम से पैसा जमा करते रहो, आपको बेटर ब्याज देंगे। तो यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर इन्वॉल्व ही नहीं है, खुद एम्प्लॉय कर रहा है खाली, नो एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय खुद अपना प्राइवेटली एक अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट खोल के या इंश्योरेंस में अकाउंट खोल के अपने नाम से प्रोविडेंट फंड जमा कर। तो ये टाइप्स ऑफ पीएफ क्लियर है। लेकिन सर हम लोग को इस चैप्टर में ये RPF, URPF, PPF तो पढ़ना नहीं है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ स्टैट्यूटरी पीएफ। क्यों? क्योंकि सर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, और खाली स्टैट्यूटरी पीएफ ही है जो इस एक्ट में कवर्ड होता है। तो आ जाइए, पीएफ का क्या है कहानी? बोला कि ऑटोमेटिकली रजिस्टर, देखो यहाँ पे क्या बोला? स्कीम अंडर दिस एक्ट। जैसे तुम्हारा बॉस इस एक्ट में खुद को रजिस्टर करेगा, तुम्हारे को ऑटोमेटिकली 2 स्कीम में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, और कहीं कहीं तो 3 स्कीम में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तुम्हारे लिए पैसा पीएफ में भी जाएगा, तुम्हारा पैसा पेंशन के लिए भी कटेगा, और तुम्हारा पैसा इंश्योरेंस स्कीम में भी चला जाएगा। सर क्या अलग अलग काटेगा मेरा बॉस? नहीं, मेरा बॉस टोटल एक अमाउंट काटेगा, मेरा बॉस टोटल एक अमाउंट काटेगा। जब वो उसको जमा करेगा ना पीएफ एक्ट में गवर्नमेंट के पास, EPFO डिपार्टमेंट में, तो वो 3 कैटेगरी में मेरा रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होगा, और 3 कैटेगरी में टोटल पैसा को बांट के गवर्नमेंट ही अलग अलग कर देगा। थोड़ा पैसा गवर्नमेंट पीएफ के नाम से डाल देगा, थोड़ा पैसा पेंशन स्कीम में डाल देगा ताकि रिटायरमेंट में हमको पेंशन मिले, और थोड़ा पैसा मेरे लिए इंश्योरेंस डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में डाल देगा, ताकि अगर हम बीमार पड़े तो गवर्नमेंट से मेरा ESI पड़ता है ना, जो स्टेट इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहां से तुम्हारा इलाज का पैसा मिल जाए।
बात क्लियर है? अब यहाँ पे एक बात बोला है कि एक्ट किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड बोला था, देखो कि स्टैट्यूटरी पीएफ जो है वो कंपल्सरी एज पर है फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर। तो वो कौन कौन है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर? देखो यहाँ पे कौन कौन एम्प्लॉयर है, पहले यहाँ पे लिखा होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन एक बार आप अपने बुक को गो थ्रू कर लेना, अपने अभी क्लास के बाद ही कर लेंगे कि अब ये जम्मू कश्मीर को एप्लीकेबल किया है क्या नया बुक के हिसाब से, ठीक है? क्योंकि अब वो जम्मू कश्मीर से 370 हट गया है, तो पॉइंट इज अब अगर कंपल्सरी किया तो होगा, अपने बुक में इसको चेक करेंगे, इस पॉइंट बुक में जो लिखा है आपने वही फॉलो करेंगे। सर किन किन एम्प्लॉयर के ऊपर एप्लीकेबल है? सर जो लोग फैक्ट्री या एनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जहां पे 20 से ज्यादा वर्कर है, या फिर सिनेमा हॉल है जहां पे 5 से ज्यादा वर्कर है। हम दो बात बोल रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जहां 20 से ज्यादा वर्कर है, और अगर सिनेमा हॉल है तो 5 से ज्यादा वर्कर है, वहां पे पीएफ एक्ट एप्लीकेबल होगा। इनके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कोई पर्टिकुलर और टाइप ऑफ बिजनेस के लिए जिसके ऊपर पीएफ एप्लीकेबल होगा, मान लो ऐसा कोई बिजनेस है जहां 20 से कम वर्कर है, तो पीएफ एक्ट तो एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो सिनेमा हॉल नहीं है और 20 से कम वर्कर है, नॉर्मल कोई बिजनेस है, तो उस पर तो पीएफ एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। जी सर। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देता है कि नहीं, इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन पे भले 20 से कम वर्कर हो फिर भी हम एप्लीकेबल करेंगे इस साल के लिए या इस साल से। तो सीजी को ये पावर है कि वो नया ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऐड कर सकता है जिनका 20 से भी कम वर्कर है, लेकिन 2 मंथ का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा पहले सीजी को। सीजी आपको 2 महीने का टाइम देगा यह एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल करते हुए। तो 3 बातें आई सर, कोई भी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 20 से ज्यादा वर्कर हो, या सिनेमा वाला तो 5 से ज्यादा वर्कर हो, या फिर जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इनके अलावा सर कोई अगर वॉलंटरी, इन तीनों में कहीं फॉल नहीं कर रहा, न सीजी बोला है, न 20 से ज्यादा वर्कर है, न सिनेमा हॉल है जहाँ 5 से ज्यादा वर्कर है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आप पीएफ एक्ट में खुद को रजिस्टर करो और आपका एम्प्लॉय का पीएफ काटो और उनको फ्यूचर के लिए बेनिफिट दो, रिटायरमेंट बेनिफिट। गवर्नमेंट बोलता बढ़िया बात है, तो अच्छा काम कर रहे हो, तो आप वॉलंटरी भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। मेरा पॉइंट क्लियर? हाँ, अब बात आता है सर ये तो आप एम्प्लॉयर बताए ना, कौन से एम्प्लॉयर पे एप्लीकेबल है, कौन कौन से एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल है? जिनका वेजेस आपका बुक्स अभी भी 15,000 बता रहा है बेटा, और हम बोला था ना वो कोड वेजेस एक्ट पढ़ते वक्त कि नया कोड में 21,000 है। जिनका वेजेस 21,000 से कम है, मैक्सिमम 21,000 है या 15,000 एज पर योर बुक्स, उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है? पहला बात, एम्प्लॉयर पे एप्लीकेबल है तब एम्प्लॉय पे होगा बेटा, अगर एम्प्लॉयर पे एप्लीकेबल नहीं है तब एम्प्लॉय पे भी एप्लीकेबल है, भले वेजेस कुछ भी हो, भले सैलरी कुछ भी हो। लेकिन अगर बॉस पे एप्लीकेबल है ऊपर वाला कंडीशंस के हिसाब से, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका वेजेस अगर एज पर योर बुक्स अगर 15,000 क्रॉस कर रहा है तो कंपलसरी नहीं है, 15,000 के नीचे है तो कंपलसरी है। वैसे ही अब नया रूल में 21,000 बोल रहे हैं, ठीक है? क्लियर है बात? सर वेजेस का मतलब क्या है? अरे सर जो पढ़े थे बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंसेस, एक बार एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो फिर ऑलवेज रिमेन एप्लीकेबल फॉर एवर, भले तुम्हारे यहाँ वर्कर 20 से कम हो जाए चाहे जो हो, ठीक बात? किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये एक्ट? सर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नहीं है। अगर आपके यहाँ विदाउट पावर 50 वर्कर से कम वर्कर है तो फिर अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आप पे एप्लीकेबल नहीं। क्या बोला? कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा वाला? विदाउट पावर लेस देन 50 वर्कर। ये विदाउट पावर क्या होता है? मतलब हाँ मैनुअल वर्क होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या मतलब क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीनें यूज नहीं होती। तो 2 कंडीशन रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इस एक्ट से बाहर रखने में। पहला बात तो विदाउट पावर काम हो रहा है, दूसरा बात लेस देन 50 वर्कर।
और किस पे एप्लीकेबल नहीं है? टी फैक्ट्री ऑफ आसाम, ये वाला अलग से याद रखना। टी फैक्ट्री ऑफ आसाम, खाली आसाम वाला टी फैक्ट्री बोला, बंगाल का नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टी फैक्ट्री ऑफ आसाम एंड वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां 50 से कम वर्कर है और मशीन से, इलेक्ट्रिसिटी से मशीन नहीं चलती है। क्लियर है? अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीएफ। सर पीएफ, ईपीएफओ इज द गवर्निंग बॉडी, पहले बोल दिया था ये बात। अब डिपार्टमेंट का नाम क्या है? ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। वही लोग तुमसे पूरा अमाउंट रिसीव करेंगे और वही लोग एम्प्लॉय को बेनिफिट भी देंगे रिटायरमेंट। ईपीएफओ के अंदर दो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का काम क्या है? रूल रेगुलेशन क्रिएट करना। और एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम क्या है? वो जो रूल रेगुलेशन बना है उसको इम्प्लीमेंट करवाना और चेक करना इम्प्लीमेंट हुआ है तो हर कंपनी में, हर बिजनेस में। यहाँ इस ट्रस्टी वाला टीम में कितने लोग होंगे? 43। सर कौन कौन? एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन, 5 लोग होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, 15 लोग होंगे स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, 10 होंगे एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव और 10 होंगे एम्प्लॉई के रिप्रेजेंटेटिव और एक होगा सेंट्रल पीएफ कमिश्नर। वैसे ही एग्जीक्यूटिव कमेटी में कितने लोग होंगे? 13 लोग। एक होगा चेयरमैन, एक होगा सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, 2 होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, 3 होंगे स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, 3 होंगे एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव और 3 होंगे एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव। सर ये याद करना है? हाँ करना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। क्लियर है? सर कितना पीएफ मिनिमम कटना चाहिए? देखो वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई अगर दोनों रेडी है बेटा ज्यादा पीएफ कटवाने में तो क्या दिक्कत है किसी को? गवर्नमेंट तो चाहता है ना जितना फंड जमा हो, लेकिन सर मिनिमम रेट है कुछ। देखो एक बात बोला है 10% ऑफ द सैलरी, मतलब वही बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंसेस का 10%। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको 12% तक बढ़ा सकते हैं और अभी प्रेजेंटली ये 12% ही। तो मिनिमम रेट कितना रखा है? 10%। सीजी को पावर दिया है कि वो 12 तक मिनिमम रेट रख सकते हैं और अभी आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट कितना मिनिमम रेट निकलेगा? सब 12 ही करके रखा। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए सिर्फ 10% है। जूट इंडस्ट्री, बीड़ी इंडस्ट्री, ब्रिक्स इंडस्ट्री, क्वायर इंडस्ट्री, गौरगम इंडस्ट्री और सिक यूनिट जो मतलब लॉस मेकिंग चल रही है, इन सब के लिए अभी भी 10% ही है। बाकी सबके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कितना बोल के रखा है? कितना परसेंटेज बॉस तुम्हारे सैलरी से काटेगा? 12%, और उतना ही वो अपनी जेब से भी जमा करेगा। ठीक है, अब आता है बहुत ही काम का। सर एम्प्लॉयर 12% काटा, अपनी जेब से भी 12% दिया। मेरे एम्प्लॉय का जेब से जो कटा है ना, एम्प्लॉय वाला हिस्सा, मेरा हिस्सा, वो पूरा का पूरा पीएफ स्कीम में चला जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर जो 12% अपनी जेब से दे रहा है ना, मालिक वाला हिस्सा, उसमें से 8.33 पेंशन में चला जाएगा और 3.67 इंश्योरेंस में चला जाएगा, मतलब पीएफ में चला जाएगा। मतलब बॉस का पूरा 12% पीएफ में नहीं जाएगा, एम्प्लॉय वाला पूरा 12% पीएफ में। हम पीछे पड़े थे ना, 3 स्कीम है। हाँ सर। तो यहाँ उसी का बात की कि जो बॉस अपनी जेब से दे रहे हैं उसका 8.33 पेंशन में डालो और 3.67 पीएफ में यानी इंश्योरेंस में डालो। तो टोटल पीएफ में कितना चला जा रहा है? मतलब 12 + 3.67 15.67। हाँ, 12 एम्प्लॉय वाला और 3.67 एम्प्लॉयर वाला। ये लाइन हम आपको पहले भी पढ़ाया था, पीएफ कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम
एंड नो लिमिटेशन, मतलब पूरा का पूरा पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन पेंशन वाला अमाउंट नहीं बेटा, सिर्फ पीएफ वाला अमाउंट बोला, ठीक है। हाँ सर। पेंशन वाला पैसा हम तभी पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकता है अगर हम 10 साल विद सेम एम्प्लॉयर जॉब किए। दोबारा सुन लेना ये काम का बात। पीएफ वाला जो है ना 15.67, वो पूरा का पूरा आप जब चाहो विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन पेंशन फंड में जो पैसा गया है ना, वो पैसा आप तभी पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो जब आप कंटिन्यूअस सर्विस किए हो 10 साल का एक ही एम्प्लॉयर के पास। तो अगर हम 10 साल पहले ही जॉब चेंज कर लें तो ये जो 8.33 गया है ना, ये भूल जाना, समझे। हाँ सर। तो ये वाला बहुत काम का बात है। इफ जॉब चेंजेस 10 years within, तो क्या होगा, 15.67 विल बी एडेड विद न्यू एम्प्लॉयर, बट 8.33 विल बी फॉरफिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सर गजब चोर है, ठीक है सर। जब आप अप्लाई करोगे आपका पीएफ का पैसा आपको 45 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, और अगर नहीं दिया डिपार्टमेंट तो 12% करके आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जितना डिले होगा उसका 12% पर एनम करके आपको ब्याज मिलेगा। और ये जो ब्याज का पैसा है ना, गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं देगा, पीएफ कमिश्नर के सैलरी से काट लेगा, क्योंकि पीएफ कमिश्नर डिले किया ना। 45 दिन में आपको पीएफ का पैसा मिल जाना था जिस दिन आप एप्लीकेशन किए वहां से, ड्यूरिंग द जॉब हो या रिटायरमेंट हो, जो भी हो। सर मेरे को मेरा पैसा नहीं दे रहा है, कोई नहीं, आपको 12% करके ब्याज करके ऐड ऑन होके मिलेगा। और ये जो 12% ब्याज है ना, ये पीएफ कमिश्नर के सैलरी से काट लिया जाएगा, मतलब ईपीएफओ डिपार्टमेंट नहीं देगा अपनी जेब से। एम्प्लॉय कैन टेक एडवांस मनी फ्रॉम ईपीएफओ इन फॉलोइंग पर्पसेस। सर मेरा है ना पीएफ में पैसा जमा होता जा रहा है, 12 लाख रुपया जमा हो गया पीएफ में, अभी मेरे घर में इमरजेंसी आ गया, हमको थोड़ा एडवांस पैसा चाहिए, मिल जाएगा। बीमारी के लिए, बच्चे का पढ़ाई के लिए, मैरिज के लिए, नेचुरल डिजास्टर के लिए, कोई एलिमेंट, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट के लिए। बाप रे बाप, ये जबरदस्त पॉइंट है, इलेक्ट्रिक बिल चुकाने के लिए या फिजिकल और मेंटल डिसेबलमेंट के लिए। इन पर्पस के लिए अगर आप गवर्नमेंट को जाके बोलते हो ना कि हमको एडवांस दे दो पीएफ में से, मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी बड़ा मजेदार है। सर अगर मान लो मैं कंपनी में जॉब ज्वाइन किया, ठीक है सर, मेरा पहला साल पीएफ कटा जमा हुआ, दूसरा साल पीएफ कटा जमा हुआ, तीसरा साल पीएफ कटा जमा हुआ, चौथा साल हम जॉब छोड़ दिए, 4th ईयर में हम जॉब छोड़ दिए, लेकिन हम पैसा विड्रॉ नहीं किया और कोई नया जॉब भी ज्वाइन नहीं किया, मतलब नया एम्प्लॉयर में भी इस पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करवाया। अब क्या होगा सर, ये पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा रहेगा, आपको मिल जाएगा रिटायरमेंट पे या कभी भी आप जाके मांगोगे तो। लेकिन लगातार 3 साल इसके बाद मान लो हम कोई पैसा जमा भी तो नहीं हुआ ना यहाँ पे अब, क्योंकि हम तो कोई जॉब ही ज्वाइन नहीं किया नया, तो अगले लगातार 3 साल तक मेरे इस अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं हुआ, तो उसके बाद से इंटरेस्ट ऐड होना बंद हो जाएगा। आपका पैसा सेफ है। मान लो मेरा हर साल 40,000 रुपया करके पीएफ में जमा होता रहा, 40,000 1,20,000 जमा हो गया। मान लो उस पर ब्याज जोड़ के भी और 5,000 का ब्याज भी आया, तो 1,25,000 जमा हो गया ना। हमें 25 उठा सकता था, हम उठाया नहीं, लेकिन अगले 3 साल कुछ जमा नहीं हुआ, तो 3 साल तक तो उस पर और ब्याज मिलता रहेगा। तो इस 1,25,000 पे और 3 साल मान लो 3,000 ब्याज जमा हो गया, तो 1,28,000 हो गया। अब और ब्याज जमा नहीं होगा इसके बाद। मतलब ऐसा नहीं है सर कि आप पीएफ अकाउंट में पैसा पड़ा है तो 20 साल पड़ा रहा तो 20 साल ब्याज मिलेगा अगर आपका हर साल पीएफ जमा होता रहता। क्या बोला, नो डिपॉजिट और विड्रॉ इन पीएफ अकाउंट इन लास्ट 3 ईयर, न डिपॉजिट हुआ न विड्रॉ हुआ, सच अकाउंट विल बिकम डेड अकाउंट एंड नो इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड देयर आफ्टर 3 years, बट विल बी सेफ एंड कैन बी विड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पैसा नहीं डूब रहा है तुम्हारा, सेफ है पैसा, जब विड्रॉ कर सकते हो कर लेना। ये था पीएफ एक्ट। इस चैप्टर में दूसरा एक्ट क्या है, पेंशन एक्ट, पेंशन स्कीम।
इस चैप्टर के अंदर 3 एक्ट कवर हो रहे हैं बेटा। क्या क्या 3 एक्ट कवर हो रहे हैं सर? ये रहा पीएफ स्कीम एक्ट 1952, पेंशन स्कीम एक्ट 1995 और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 1976। तो आपने पीएफ एक्ट पूरा पढ़ लिया 1952। अब आ जाओ लास्ट 2 टॉपिक पे और 5 मिनट का क्लास और खत्म। पेंशन स्कीम। पहला बात तो एम्प्लॉय का जो पॉकेट से कट रहा है ना बेटा, उसमें से पेंशन में कुछ भी नहीं जाएगा। तो सर ये तो आप ऊपर ही पढ़ा दिए थे कि पेंशन में कौन सा पैसा आ जाता है, पूरा एम्प्लॉय का पूरा पैसा कहाँ चला जाता है, पीएफ एक्ट में। एम्प्लॉयर का 8.33 पेंशन में जाता है, एम्प्लॉयर की जेब से जो जा रहा है ना। तो वही बात यहाँ पे दोबारा बोल गया कि सर एम्प्लॉय का कोई भी पैसा पेंशन एक्ट में जमा नहीं होगा। एम्प्लॉयर का होगा कितना, 8.33 उसके कंट्रीब्यूशन का। व्हेन एम्प्लॉय बिकम 58 ईयर्स कंट्रीब्यूशन स्टॉप्स। ये बड़ा गजब बात बोला। जैसे तुम्हारा 58 ईयर्स हो जाएगा एज, अब अगले 2 साल तक तुम्हारा बॉस जो जमा कर रहा है अपनी जेब से वो सब पीएफ में जाएगा, पेंशन में और कुछ नहीं जाएगा। मतलब लास्ट 2 इयर्स बिफोर रिटायरमेंट पेंशन एक्ट में पैसा ऐड होना बंद हो जाएगा। पेंशन लैप्सेस इफ नो कंटिन्यूअस सर्विस। तो पहले बोल दिया था अगर एक बॉस के पास लगातार 10 साल काम नहीं किए हो तो जितना पेंशन तुम्हारा जमा हुआ सब लैप्स हो जाएगा, गवर्नमेंट खा जाएगा, फॉरफिट कर ले। हाँ सर, इन केस ऑफ डेथ पेंशन इज गिवन टू लीगल हेयर, इट कैन बी गिवन विद पीएफ और सेपरेट पेमेंट। जब पीएफ का मिल रहा है उसके साथ भी मिल सकता है या सेपरेटली भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्या बोला था, तीसरा स्कीम क्या पढ़ते हैं, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। ये पीएफ के साथ ही लिंक होता है, इसमें भी एम्प्लॉय का कुछ नहीं जाता। 0.5% एम्प्लॉयर का जाता है पर मंथ। तो देखो यहाँ पे क्या बोले थे बेटा, एक बहुत कंफ्यूजिंग बात है। सर आप तो ऊपर बोले थे 8.33 एम्प्लॉयर वाला पेंशन में चला जाएगा और बाकी पीएफ में। जी सर। बेटा जी उसमें से 0.5 गवर्नमेंट अलग करके रख देता है इंश्योरेंस के लिए। कौन से वाले में से? जो 8.33 नहीं 8.33 था पेंशन में चला गया, 3.67 जो बचा उसमें से 0.5 पर मंथ वो इंश्योरेंस में डालता रहे। सर अगर हम बीमारी नहीं पड़े तो पूरा पैसा पेंशन के रूप में मिल जाएगा। बात समझना मेरा, हाँ सर। 3.67 और तुम्हारा 12%, ये पूरा का पूरा पेंशन फंड में ही जा रहा है। बट जो एम्प्लॉयर का 3.67 जा रहा है उसमें से गवर्नमेंट 0.5 इंश्योरेंस के लिए रख ले रहे। सर बीमारी नहीं पड़े, कोई इलाज ही नहीं कराए, पूरा पैसा प्रोविडेंट फंड में मिल जाएगा। और अगर बीमार पड़ गए तो जितना ये इलाज के लिए इंश्योरेंस के लिए रखा था उसमें अलग चला गया। ठीक है, इसका नेचर एक लाइफ इंश्योरेंस जैसा ही है। मतलब ये टाइप का आपका इंश्योरेंस है, बीमार उमार पड़ो तो आपके काम है। ठीक है, बोला जब आपका डेथ होगा, हाँ सर। अगर आप बीमारी नहीं पड़े और आपका डेथ हो गया, ये पैसा आपके घर वालों को मिलेगा। ऐसा पीएफ वाला तो पूरा घर वालों को मिल जाएगा, लेकिन ये इंश्योरेंस वाला क्योंकि गवर्नमेंट तो अलग करके रख दे रहा है ना, तो बोल रहा है एंटायर प्रीमियम जो तुम्हारा कटा है ना 0.5 वाला बॉस वाला, वो या 1,20,000 दोनों में जो हायर है, whichever is higher is paid to employees legally। देखा गवर्नमेंट कितना सुंदर काम कर रहा है, हायर बोल रहा है, whichever is higher। मतलब अगर ये जो 0.5 करते करते मेरा 80,000 जमा हुआ तो 80,000 या 1,20,000 दोनों में हायर कौन है, तो तुम्हारे घर वालों को 1,20,000 मिल जाएगा तुम्हारे डेथ। ये जो इंश्योरेंस स्कीम में पैसा जमा हो है ना, कमाल का बात। हाँ सर। और अगर तुम्हारा अकाउंट में ये 0.5 करके 1.5 लाख जमा हो गए, 1.5 लाख हो गए। हाँ मेरे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। हम यहाँ पे बीमारी वाला बात किया था ना, ऐसा कोई पॉइंट। ये तो मेडिकल इंश्योरेंस, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये मेडिकल इंश्योरेंस के लिए नहीं है। नहीं ये मेडिकल इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस। लास्ट पॉइंट, सर अगर कोई डिस्प्यूट हो तो कैसे सेटलमेंट होगा, तीनों ही एक्ट का बात कर रहा हूँ, पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस।
बोले इन केस ऑफ डिस्प्यूट फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ ईपीएफओ। तो ये केस पूरा कहाँ जाएगा? ईपीएफओ में। इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजंस ऑफ ईपीएफओ तो फिर ईपीएफएटी बोल के डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपीलेट ट्राइब्यूनल, वहां मामला जाएगा। अपील कैन बी फाइल्ड विदाउट एनी फीस बाय एम्प्लॉई। एम्प्लॉई अगर डिस्प्यूटेड है, एम्प्लॉई अगर एम्प्लॉयर से कोई बात पर मतलब फंसा हुआ है तो बिना कोई फीस के वो केस कर सकता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर का कंप्लेन है कुछ तो पहले एम्प्लॉयर को 75% पैसा जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो केस आगे बढ़ा सकता। सर कोई नहीं, अगर वो केस जीत गया, एम्प्लॉयर केस जीत गया, उसके बाद तो वो जो पैसा जमा किया उसको वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर एम्प्लॉय केस जीत गया तो ठीक है, डिपार्टमेंट उनसे पैसा लिया वो दे देगा एम्प्लॉय। तो देखो क्या, एम्प्लॉयर विंस मनी विल बी रिफंडेड। ईपीएफटी विल हैव अ सिंगल जज। ईपीएफटी में एक ही जज होता है, नोन एज प्रेसिडिंग ऑफिसर, जिसका मैक्सिमम एज होगा 62 ईयर्स, जिसका मैक्सिमम एज होगा 62 ईयर्स, जिसको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन। तो वो ईपीएफटी का जज बनेगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन। और इसको हटा कौन सकता है? ऑनरेबल प्रेसिडेंट, मतलब देश के राष्ट्रपति, वही इसको जज के पोस्ट से हटा पाए। कैन रिजाइन ओनली आफ्टर 3 मंथ। तो खुद रिजाइन करना चाहता है कर सकता है, लेकिन 3 मंथ का एडवांस नोटिस देके छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल जज है ना बेटा, छोड़ देगा तो तुरंत दूसरा कौन आएगा? कोई को तो लाना पड़ेगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट को दोबारा। तो इसीलिए उसको 3 महीना अपने पोस्ट पे रहना पड़ेगा, 3 महीना का पूरा पैसा दे जाए, 3 महीना पूरा पहले नया जज अपॉइंट हो जाए, देन ओनली ही कैन लीव। सर 3 महीना हो गया और कोई नया नहीं ला पाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अरे सर जन्म जन्मांतर के लिए थोड़ी ना बैठना पड़ेगा, अब जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। इसके बाद सिविल कोर्ट का सारा पावर है। पीएफ मनी इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, ये बात आपको हर जगह पढ़ने मिल रहा है कि प्रोविडेंट फंड का पैसा कोई चीज से अटैच नहीं हो सकता। एम्प्लॉयर कैन नॉट रिड्यूस वेजेस टू रिड्यूस हिज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर ये नहीं बोल सकता हम तुम्हारा वेजेस कम मान रहे हैं ताकि हमको कम पीएफ का पैसा देना पड़े। पीएफ बचाने के लिए एम्प्लॉयर तुम्हारा वेजेस कम नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर कंपनी बिक गया है तो नया वाला बॉस पीएफ के लिए लायबल हो जाए, नया वाला और पुराना वाला दोनों ज्वाइंटली एंड सीवियरली लायबल हो। आखिरी लाइन सुन लेना दोबारा, अगर कंपनी बिक जा रहा है तो नया वाला बॉस और पुराना वाला बॉस दोनों ज्वाइंटली भी लायबल होगा और अकेला अकेला भी लायबल होगा। मतलब या तो दोनों मिलकर पीएफ में पैसा डाले और नहीं तो फिर कोई एक जन डाले। ये था ये चैप्टर।